बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल जो पढ़ा था फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर, हमने ये बात पढ़ी थी कि विस्कोसिटी क्या होती है या विस्कोसिटी किसको कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी विस्कस फोर्स, कि ये जो विस्कस फोर्स होती है ये क्या होती है या विस्कस फोर्स किसको कहा जाता है। ये दो चीजें हमने कल डिस्कस की थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में, कि स्टोक्स लॉ क्या होता है या स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है। तो देखिए बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। देखिए स्टोक्स लॉ, ये स्टोक्स लॉ जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है, वैलिड फॉर स्मॉल स्फेरिकल balls या bodies moving through viscous fluid। ये जो होता है ये ला सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल जो बॉडीज होती है, जो स्फेरिकल टाइप होती है, छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके बारे में जो है वो जब वो किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं तो उसके लिए ये वैलिड होता है। अब देखें, एक बात आप देखें कि सपोज करें, अगर इस तरह से एक बाल को आप एयर के अंदर ड्रॉप करते हो, अगर आप एयर के अंदर ड्रॉप करोगे तो वो नीचे मूव करेगा और उसकी एक्सीलेशन जो होगी बराबर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड मूव करेगी। जैसे ये पेन है, अगर इस तरह से इसको एयर के अंदर हम इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो ये ड्यू टू द ग्रेविटी फ्री फॉल में होगी और इसके अंदर जो एक्सीलेशन होगी वो बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगी इसकी एक्सीलेशन। और ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलेशन से डाउनवर्ड मूव करेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हर सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। लेकिन अगर इसी बाल को हम किसी आयल के अंदर ड्रॉप करें, सपोज करें ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास इस तरह से एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हम हनी डालते हैं या कोई विस्कस ऑयल डालते हैं इस तरह से। सपोज करें मस्टर्ड ऑयल है या हनी है, इस तरह से आपको पता है इनके अंदर ज्यादा विस्कोसिटी होती है। अगर इससे ये मस्टर्ड ऑयल या हनी से भर के इसको, अगर उसी बाल को इस तरह से जेंटली इसके अंदर ड्रॉप करेंगे, अगर सेम बाल को किसी ऐसे सिलेंडर के अंदर ड्रॉप करेंगे जिस सिलेंडर के अंदर हनी है या जिस सिलेंडर के अंदर मस्टर्ड ऑयल है, आपको पता है हनी है या मस्टर्ड जो ऑयल है, इन दोनों की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, सपोज करें हमने इसको ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी v1 जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आप देखेंगे कि ये जो होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी सपोज करें ये जो वेलोसिटी है बढ़ के 4 मीटर पर सेकंड हुई। ठीक है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। सपोज करें इस तरह से अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी जो होती है वो 6 मीटर पर सेकंड बढ़ती है और फिर ये एक ऐसी वेलोसिटी गेन करेगा, उस वेलोसिटी से
ये V4 भी 6 मीटर पर सेकंड होगी और ये V5 भी 6 मीटर पर सेकंड होगी और फिर वो उसी सेम वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगा। देखिए वही सेम बॉल जब एयर के अंदर ड्रॉप किया जाता है तो वो फ्री फॉल में आ जाता है और उसके अंदर एक्सीलेशन 9.8 मीटर पर सेकंड होती है और उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर वही बॉल हम किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए वो बॉल एक्सीलेट करता है और एक्सीलेट करके वो एक सर्टेन वेलोसिटी गेन कर लेता है और वो वेलोसिटी गेन करने के बाद वो बॉल जो होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा। तो ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाता है जब बॉल को जेंटली ड्रॉप किया जाता है किसी भी विस्कस फ्लूइड के अंदर? तो ये इसलिए करता है क्योंकि जो मस्टर्ड है, ऑयल है या हनी है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उस चीज के अंदर जो विस्कस फोर्स होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ में इस चीज की एक्सप्लेनेशन बताता है कि आखिरकार जब आप बॉल को इस तरह से मस्टर्ड ऑयल या इस तरह से हनी के अंदर ड्रॉप करोगे तो वो पहले एक्सीलेट क्यों करेगा और एक सर्टेन वेलोसिटी गेन करने के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्यों मूव करेगा, इसके बारे में हमें बताता है स्टोक्स लॉ। तो होता ये है कि हम इसके अंदर जब इस बॉल को हम इसके अंदर ड्रॉप करते हैं तो इस बॉल का जो वेट होता है इसको डाउनवर्ड पुल करता है और इसके ऊपर दो फोर्सेस लगती है। एक फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको विस्कस फोर्स कहा जाता है और दूसरी जो फोर्स होती है वो इसके ऊपर लगती है अप थ्रस्ट। ठीक है, क्योंकि ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर मूव करता है और हम फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, जो फ्लूइड डायनेमिक्स से पहले वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी चीज को फ्लूइड के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर, जैसे शिप जब पानी के ऊपर तैर रही होती है तो पानी की तरफ से उसको एक अपोजिंग फोर्स आती है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। जाहिर सी बात है ये जो बॉल हमने डाला है ये फ्लूइड के अंदर है तो ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है और फ्लूइड के डिस्प्लेस करने की वजह से इसके ऊपर लगती है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का डायरेक्शन जो होता है वो भी अपवर्ड होता है। ऊपर से जैसे ही ये बॉल इस फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स इस बॉल के मॉलिक्यूल के साथ स्लाइड करते हैं और आपको पता है बॉल के मॉलिक्यूल्स और फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एडहेसिव फोर्सेस होती है। तो जैसे ही बॉल फ्लूइड के मॉलिक्यूल के अंदर मूव करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन लाइक अ बॉल है, जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो वाटर का, सपोज करें ये फिंगर वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसे ही ये नीचे मूव करेगा तो ये मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और अट्रैक्ट करके रोकने की कोशिश करेगा। दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती है उनको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। वो जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और बॉल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एडहेसिव फोर्सेस होती है वो बॉल की मोशन को अपोज करती है और इसके नतीजे में फ्लूइड के अंदर मूव करता हुआ जो बॉल होता है उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स आती है
जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको जाहिर किया जाता है एफ से। अपथ्रस्ट भी अपवर्ड होती है और फ्लूइड फ्रिक्शन भी अपवर्ड होती है, जबकि बाल को जो वेट होता है वो डाउनवर्ड पुल करता है। तो डाउनवर्ड जो बाल के ऊपर फोर्स होती है वो वेट की होती है, और अपवर्ड जो इसके ऊपर फोर्सेस होती है वो दो होती है। एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन की फोर्स और दूसरी होती है अपथ्रस्ट। ठीक है। तो जैसे ही बाल को हम डालते हैं तो बाल का वेट होता है ज्यादा, क्योंकि बाल के ऊपर लगने वाली जो अपथ्रस्ट होती है, अपथ्रस्ट डिपेंड करती है एरिया ऑफ द बाल के ऊपर। तो बाल छोटा होता है, एरिया बाल की छोटी होती है, इसलिए उसके ऊपर अपथ्रस्ट कम आती है। ठीक है। और जो ये बाल हम इस्तेमाल करते हैं ये स्टील का सॉलिड बाल होता है, तो अपथ्रस्ट उसके ऊपर कम होती है, उससे वेट उसका ज्यादा होता है। ऊपर से उसके ऊपर जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है एरिया पे, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है बॉडी की वेलोसिटी पे। तो शुरू में जब हम इसको ड्रॉप करते हैं इसकी वेलोसिटी कम होती है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन, एरिया कम है तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगती है, अब थ्रस्ट भी कम लगती है। एरिया के कम होने से फ्लूइड फ्रिक्शन भी कम होती है, अब थ्रस्ट भी कम होती है। जबकि बाल की शुरू में वेलोसिटी कम होने की वजह से, बाल की वेलोसिटी कम होने की वजह से, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, तो शुरू में वेलोसिटी कम होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम होती है। तो जब तक इसके अंदर इफ वेट इज ग्रेटर देन फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस अपथ्रस्ट, शुरू में जो वेट होता है वो ज्यादा होता है इन दोनों से, बाल एक्सीलेट्स, बाल जो होता है वो एक्सीलेट करता है बेटा। ठीक है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी जीरो है, जीरो से बढ़ के फोर हुई, इसका मतलब है इसके अंदर एक्सीलेशन है। और अगर आप यहाँ पे टाइम लेते हैं 1 सेकंड, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एक्सीलेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वी एफ है 4 4 - 0 अपन टाइम है। अगर सपोज करते हैं 1 सेकंड में ये यहाँ से 4 तक गया तो एक्सीलेशन है। उसके बाद अब देखें, अब इसकी वेलोसिटी शुरू में जीरो थी, अब वेलोसिटी क्या हो गई 4। मकसद फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ गई, और जितनी फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी उतना, क्योंकि अब थ्रस्ट तो नहीं बढ़ेगी, फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ेगी, और फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे बढ़ती जाएगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट दोनों का सम बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। बाल पहले जीरो से था तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम थी, फ्लूइड फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट ज्यादा कम थी वेट के मुकाबले में। लेकिन जैसे जैसे बाल ने जीरो से 4 लिया तो फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ गई। अगर फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी तो ये सम बढ़ता जाएगा, जितना ये सम बढ़ता जाएगा तो वो ज्यादा वेट को बैलेंस करता जाएगा। ठीक है। जैसे एक डेटा ले लें कि सपोज करें अब थ्रस्ट है 2 और फ्लूइड फ्रिक्शन 2, वेट है 10, तो 2 + 2 4 -10, नेट फोर्स कौन सी है 6। सपोज कर लेते हैं कि शुरू में अब थ्रस्ट भी 2 है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी 2 है, दोनों का सम 4, और सपोज कर लेते हैं वेट है 10 न्यूटन, तो 10 - 4, नेट फोर्स कितनी हो गई 6 न्यूटन, इसलिए बाल ने ज्यादा एक्सीलेट किया। थोड़ी देर के बाद जब इसकी वेलोसिटी 4 हो गई, मकसद फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ गई। अब सपोज करें यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन 4, अब थ्रस्ट 2, तो 4 + 2 कितने हो गए 6, जबकि वेट कितना है वही 10, वेट तो कांस्टेंट होगा, तो 10 - 6 अब कितना हो गया 4। तो जैसे जैसे इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ये इन दोनों का सम बढ़ता जाएगा, इन दोनों का सम बढ़ता जाएगा, तो नेट फोर्स होती है इन दोनों के सम को जब माइनस करेंगे
तो इसका मकसद है नेट फोर्स कम होती जाएगी, नेट फोर्स कम होती जाएगी तो एक्सीलेशन कम होती जाएगी, मकसद डिक्रीजिंग एक्सीलेशन होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन एक्सीलेशन कम होती जाएगी। आप देखें 0 और 4 के दरमियान डिफरेंस 4, 4 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 2। इस तो शुरू में आप देख ले कि शुरू के पहले वाले सेकंड के अंदर अगर ये भी 1 सेकंड करते तो यहाँ पे एक्सीलेशन कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सीलेशन कम हुई, एक्सीलेशन कम इसलिए हुई क्योंकि नेट फोर्स कम हो रही है। और जब बाल यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी इज इक्वल टू 0 होगी। इसका मकसद है वेट माइनस एफ प्लस यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी एक्सीलरेटिंग बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स 0 हो जाती है तो वो बॉडी फर्दर मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस बिहेवियर को हमारे पास जो एक्सप्लेन करता है, इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जब आप बाल को जेंटली ड्रॉप करते हो विस्कस फ्लूइड के अंदर तो शुरू में उसका वेट ज्यादा होता है, अब थ्रस्ट और फ्लूइड फ्रिक्शन दोनों की सम कम होती है तो नेट फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा एक्सीलेट करती है और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे वो फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी उसकी तो उसके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे। और जैसे जैसे फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस अप थ्रस्ट इन दोनों का सम बढ़ता जाएगा तो नेट फोर्स कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसी आएगी जिस पॉइंट पे फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस अप थ्रस्ट का सम बराबर हो जाएगा वेट के, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और उससे आगे बॉडी मूव करना शुरू कर देगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मकसद होता है वो वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कोई भी बॉडी गेन करती है जब वो फ्लूइड के अंदर मूव करती है तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मकसद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी gained by ball when weight is equal to F plus of thrust, या आप ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन प्लस ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है इसकी स्टोक्स लॉ के अंदर ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है ये 6 पाई ईटा आर इंटू वी। मकसद ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मकसद एरिया। आप कह सकते हैं कि बॉडी का बाल का एरिया, ठीक है, आपको पता है कि बाल का एरिया जो होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, जितना रेडियस बड़ा होगा एरिया बड़ा होगा। और ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, स्पीड। जितनी स्पीड ज्यादा होगी फ्लूइड के अंदर उतनी ज्यादा होगी और ये डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। जो ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उसके अंदर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, और आपको पता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसका मतलब है
अगर फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी विस्कोसिटी कम होगी, और विस्कोसिटी अगर कम होगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम आएगी। तो स्टोक्स ने ये जो स्फेरिकल बॉल है इसके ऊपर जो फ्लूइड फ्रिक्शन आती है, विस्कस फोर्स आती है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन आती है, उसका फार्मूला भी दिया कि 6π∗r∗v। अब अगर टर्मिनल वेलोसिटी की हम इक्वेशन करें कि ये टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि वो वेलोसिटी जो ये ऑब्जेक्ट गेन करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और ये देखें, ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, डिसेलरेशन एक अलग चीज है। ये हम लीनियर मोशन के अंदर या सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि डिसेलरेशन क्या होती है या डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन क्या होती है। जब किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कम हो रही है लेकिन नेट फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। देखिए ये बॉल भी नीचे, वेलोसिटी का डायरेक्शन, नेट फोर्स भी नीचे। तो जब वेलोसिटी और नेट फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो एक्सीलेशन, एक्सीलेशन के अंदर वेलोसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सीलेशन कम हो रही है। एक्सीलेशन इसलिए कम हो रही है, नेट फोर्स कम हो रही है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ना, इसका हम फॉर्मूला करते हैं। देखें, टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है, ठीक है, अगर हम अपथ्रस्ट को, जैसे आपके बुक में अपथ्रस्ट को निग्लेक्ट किया है तो आपके बुक के हिसाब से, क्योंकि अपथ्रस्ट इसका बाल का एरिया बहुत ही कम है, अगर नजरअंदाज करेंगे तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन बराबर होगा वेट के, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है वो होती है 6π∗r∗v, जबकि इसके अंदर वेट जो होता है वो होता है mg। आपको पता है बेटा, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की जगह पे हम वॉल्यूम लिखते हैं क्योंकि फ्लूइड के अंदर जब बॉडी मूव करती है तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होती है ना वो मास के हिसाब से नहीं लगती, वो लगती है वॉल्यूम के हिसाब से। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो इसलिए हम मास को रिप्लेस करके वॉल्यूम ले आते हैं। तो डेंसिटी के फार्मूले से मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आप इक्वेशन में पुट करें 6π, ठीक है, ∗r∗v इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वेट। वेट होता है mg, तो mg की जगह पे रो इंटू v इंटू आप करेंगे यहाँ पे g, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं v जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पे v जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को जाहिर करता है। ये जो होता है ये v वॉल्यूम को जाहिर करता है, जबकि ये जो v है ये है वेलोसिटी। दोनों अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना कि v को v से आप कैंसिल कर दें। अब आपको पता है कि ये जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का ये होता है 4/3πr∗, इस तरह से होता है। तो आप लिख सकते हैं 6π∗r∗v इज इक्वल टू 4/3πr³ डेंसिटी इंटू जी। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं बेटा। देखिए आर, इसको आप इस तरह से खत्म कर दें। देखिए ये जो आर होता है एक आर इसमें चला गया, और ये जो होता है बेटा 3 टाइम्स होता है, और ये जो होता है 2 टाइम्स होता है। ये जो होती है ये टर्मिनल वेलोसिटी, इसको आप कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगी तो टर्मिनल वेलोसिटी, आपके बुक में अपथ्रस्ट को नजरअंदाज किया हुआ है तो इसलिए मैं करता हूं इसको 3π∗ इंटू वेलोसिटी टर्मिनल इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2π, और पाई को पाई में कैंसिल कर दे, ये पाई भी पाई के अंदर कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, आप इसको कर सकते हैं बेटा। पाए, पाए के अंदर चला गया तो आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको पाए को आप खत्म कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास बेटा 3 ईटा इंटू जो है वो आर गया, वेलोसिटी टर्मिनल इज इक्वल टू 2 r² रो इंटू जी। इस तरह से बेटा आप कर सकते हैं। अपान जो आप करोगे वो होगा 3। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टर्मिनल इज इक्वल टू 3 जाएगा 2/9। ठीक है, r² डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन इट, ये आ जाएगा वेलोसिटी टर्मिनल का फार्मूला। तो ये होता है बेटा हमारे पास स्टोक्स लॉ। और ये जो स्टोक्स लॉ होता है ये हमें बताता है कि जब भी आप किसी भी छोटे से स्फेयर को, क्योंकि स्टोक्स लॉ जो होता है उसकी 2 कंडीशन है। स्टोक्स लॉ स्फेरिकल बॉल्स के लिए एप्लीकेबल है और ये जो स्टोक्स लॉ है ये विस्कस फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जब भी आप किसी भी छोटे से बॉल को इस तरह से डालते हैं, इस तरह से विस्कस फ्लूइड के अंदर, तो ये जो बिहेवियर होता है बॉल का, इसके बारे में हमें बताता है स्टोक्स लॉ। कल डिस्कस करते हैं बेटा फ्लूइड का फ्लो, जिसमें लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। बेटा कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, हालांकि ये सिलेबस में भी नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि कोई टॉपिक हमने छोड़ना नहीं है, तो इस हिसाब से ये टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं। और जो टॉपिक है वो हमारा कल का सेम टॉपिक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। सेकेंडरी बैटरी, देखो सेकेंडरी बैटरी जो है इसकी आप रिचार्जिंग कर सकते हो। ये जो सेकेंडरी बैटरी है ये मोबाइल की बैटरी भी है, ये कार के अंदर जो बैटरी लगती है वो बैटरी भी है, जो यूपीएस के अंदर बैटरी लगती है वो भी है सेकेंडरी बैटरी। ये रिचार्जेबल है, इसके अंदर जो रिडक्स रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल है। देखो रिचार्जेबल बैटरी है ये। रिचार्जेबल बैटरी है ये। इसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं और इसके अंदर रिडक्स रिएक्शन क्या होगा, इज रिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल में एक स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होगा। देखो जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी। देखो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो तब्दील हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये स्पॉन्टेनियस है। देखो जैसे मोबाइल की बैटरी है, तब जब तक उसके अंदर चार्जिंग है तब तक वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती रहेगी। या यूपीएस की बैटरी, कार की बैटरी, जब तक उसके अंदर चार्जिंग मौजूद है तो वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
जब उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, चार्जिंग जब खत्म होगी तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए चार्ज कर देंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए क्या करेंगे, वापस रिचार्ज कर लेंगे, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये खुद ब खुद नहीं होगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर रिवर्स रिएक्शन है, एक है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होगा। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करेंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में तब तब्दील होगी जब बैटरी को रिचार्ज करेंगे हम, बैटरी को हम रिचार्ज करेंगे वापस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। तो ये मैंने दोनों लिख दिया, एक स्पॉन्टेनियस, दूसरा क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, तो दोबारा रिपीट कर लेता हूं मैं, जो हमने बातें पहले पढ़ी थी उसको दोबारा रिपीट कर लेता हूं, क्योंकि वो फिर दरमियान में मैं टॉपिक में स्टार्ट नहीं कर सकता हूं, इसलिए दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि बैटरी है क्या, ये जो सेकेंडरी बैटरी है क्या, ये तो सेकेंडरी बैटरी जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू गैल्वानिक सेल, दो या दो से ज्यादा गैल्वानिक सेल पर मुश्तमिल होती है, कनेक्टेड तो दोबारा मैं बता देता हूं क्योंकि आवाज का इश्यू आ रहा था अभी। तो सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल बैटरी है, इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। रिडक्स रिएक्शन जो होगा रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल से मुराद है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करेंगे, इलेक्ट्रिकल को वापस केमिकल में। जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी स्पॉन्टेनियस तरीके से, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वापस केमिकल एनर्जी में तब्दील होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये तब होगा जब बैटरी को रिचार्ज करेंगे, ये तब होगा जब बैटरी को रिचार्ज किया जाता है। सेकेंडरी जो बैटरी है इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर देन टू गैल्वेनिक सेल connected in series, connect in series to convert chemical energy into electrical energy with help of spontaneous redox reaction। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन होगा और जो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, एग्जांपल क्या है, लीड स्टोरेज कार बैटरी,
जो लीड स्टोरेज है कार की बैटरी, इट इज 12 वोल्ट बैटरी। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। कंसिस्ट ऑफ 6 गैल्वानिक सेल, जिसके अंदर 6 क्या है, गैल्वानिक सेल है, कनेक्टेड इन सीरीज। जिनको कनेक्ट किया जाता है किसके अंदर, सीरीज के अंदर। ईच सेल हैज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 2 वोल्ट। हर सेल की जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ड्राइंग फोर्स होती है, 2 वोल्ट की होती है। हर सेल 2 वोल्ट का है, और जो 6 सेल होंगे वो 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी। इन लीड स्टोरेज बैटरी, एनोड इज पीबी। एनोड जो है वो पीबी का बना हुआ है। एंड कैथोड is made of PB coated with PbO2। तो जो कैथोड है उसके ऊपर कोटिंग PbO2 की होती है। देखो कैथोड के ऊपर कोटिंग किसकी होगी, PbO2 की होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज 40% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहीं पे ये 38% भी लिखा हुआ है, मगर हमारी किताब में 40% लिखा हुआ है। 40% डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जिसकी जो रेट टू डेंसिटी है इज 1.25। अच्छा, बोथ एनोड एंड कैथोड प्लेट्स, दोनों एनोड और कैथोड की जो प्लेट्स हैं आर प्लेस्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों एनोड और कैथोड की जो प्लेट्स होती हैं इनको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप किया जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर रिएक्शन, तो बेटा एनोड पर जो पीबी मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। देखो एनोड पर क्या होगा, जो पीबी मेटल है सॉलिड में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। पीबी आयंस में ऑक्सीडेशन होगी। जो पीबी आयंस हैं वो
पीबी सॉलिड ऑक्सीडाइज होगा पीबी आइंस के अंदर और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एनोड पे, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। और जो पीबी मेटल है ये ऑक्सीडाइज होकर पीबी आइंस में तब्दील हो जाता है। अच्छा, पीबी आइंस कंबाइन विथ सल्फेट आइन of sulfuric acid to form insoluble PbSO4। PbSO4 insoluble बन जाता है। देखो जो पीबी आइंस हैं वो सल्फेट के साथ कंबाइन होकर PbSO4 बना लेते हैं सॉलिड। अच्छा, PbSO4 सॉलिड डिपॉजिट एज एनोड, ये एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये एनोड पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन एनोड का लिखें, एनोड का ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो देखो पीबी किसमें तब्दील हो रहा है, पीबी आइंस में, और दो इलेक्ट्रॉन लूज लूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन होगी। और जो पीबी आइंस हैं वो सल्फेट के साथ मिल जाते हैं और PbSO4 सॉलिड बना लेते हैं। PbSO4 सॉलिड बन गया। अगर इस रिएक्शन को आप सम करोगे, अगर रिएक्शन को सम करेंगे तो पीबी आइंस में कैंसिल हो गए, तो पीबी प्लस सल्फेट आइंस तो बन जाएगा PbSO4 सॉलिड, और दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, पीबी ऑक्सीडाइज होकर पीबी आयन में तब्दील हो जाता है और वो पीबी आयन सल्फेट के साथ मिलकर PbSO4 हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और ये PbSO4 जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है किस पे, एट एनोड, एनोड पर डिपॉजिट हो जाता है। अब आते हैं रिएक्शन एट कैथोड। देखो कैथोड का रिएक्शन, एट कैथोड PbO2 is reduced, PbO2 जो है रिड्यूस हो जाता है टू Pb2 आइंस। जो PbO2 है रिड्यूस किस में हो जाएगा, देखो PbO2 रिड्यूस हो गया पीबी आइंस के अंदर, PbO2 रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, पीबी आइंस बना रहा है। तो इस रिएक्शन को मैं इस तरह लिखूंगा, PbO2 जिसमें पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और तब्दील हो जाता है पीबी आइंस में।
किस में तब्दील हो गया, पीबी आइन बन गया। और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो PbO2 किस में तब्दील हो गया, पीबी आइंस में। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को किस तरह हम बैलेंस करते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन में पढ़ कर आए थे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे और यहाँ पे मैं लगा दूंगा 4 हाइड्रोजन आइंस, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए और हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4, तो 4 एचेंट्स लगा दिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। मगर अब क्या होगा, पीबी आइंस कंबाइन विथ सल्फेट आइंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फेट आयन कहां से आए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आए, टू फॉर्म insoluble PbSO4 which deposit at cathode। जो डिपॉजिट कहां पे हो जाता है, कैथोड पे। तो अब देखो ये जो पीबी आइंस हैं ये सल्फेट के साथ मिल जाएंगे, ये वाले पीबी आइंस मिलेंगे सल्फेट के साथ और क्या बन गया, PbSO4 बन गया सॉलिड। और ये PbSO4 डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा PbSO4 भी। अब इस रिएक्शन को अगर मैं ओवरऑल लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, PbO2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन आइंस, एरो Pb+2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल और पीबी आइंस, ये जो पीबी आइंस मिलेंगे सल्फेट के साथ और बनाएंगे PbSO4 सॉलिड। अब ऐड कर दो इसको तो पीबी आइंस में कैंसिल हो गए और क्या बचेगा, देखो इक्वेशन में PbO2 प्लस सल्फेट आइंस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन आइंस, यहां पे क्या बन रहा है, PbSO4 और 2 वाटर। और ये PbSO4 डिपॉजिट कहां पे होगा, डिपॉजिट एट कैथोड। अच्छा, इस तरह क्या हो जाएगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब देखो बैटरी डिस्चार्ज होगी तो एनोड के ऊपर भी PbSO4 डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पे भी PbSO4 डिपॉजिट होगा और कैथोड पे भी PbSO4 डिपॉजिट होगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा और सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंज्यूम हो जाएगा। देखो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा, एनोड पर भी PbSO4 डिपॉजिट होगा और कैथोड पर भी PbSO4 डिपॉजिट होगा और जो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट था वो सारे के सारे क्या हो गया, कंज्यूम हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी सल्फ्यूरिक एसिड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और बैटरी डेड हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी।
when battery is discharged, anode and cathode. अच्छा, तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा? PbSO4 ये डिपॉजिट हो जाएगा एट बोथ एनोड एंड कैथोड. अच्छा, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is decreased. Battery becomes dead. And flow of current will stop. अच्छा, अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा इसका. ओवरऑल रिएक्शन किस तरह का हो जाएगा? तो पहले लिखता हूं मैं रिएक्शन एट ए नोड. अब देखो ए नोड का रिएक्शन फाइनल कौन सा था हमारे पास? ये ए नोड का फाइनल रिएक्शन है. देखो ये ए नोड का फाइनल रिएक्शन है. देखो ऑक्सीडेशन देख लो. पीबी प्लस SO4 -2 एरो PbSO4 सॉलिड डिपॉजिट एट एनोड. ये डिपॉजिट कहां पे हो गया? एनोड पर. और प्लस में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, लूज होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. एनोड पर पीबी ऑक्सीडाइज होगा, पीबी आयन में तब्दील होगा, पीबी आयन सल्फेट के साथ मिलकर PbSO4 सॉलिड बना लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. अब आ जाओ कैथोड रिएक्शन कौन सा है? कैथोड का रिएक्शन अभी आपको मैंने सिखाया है. ये कैथोड का रिएक्शन है. ये वाला जो रिएक्शन है ये कैथोड का है. नीचे वाला PbO2 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 के साथ क्या है? प्लस सल्फेट आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस बन जाता है PbSO4 और 2 वाटर मॉलिक्यूल. अब इनको आप ऐड कर दो और ये जो PbSO4 है ये डिपॉजिट हुआ कैथोड पर. तो मैंने आखिर में क्या लिखा है? आखिर में यही तो लिखा है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो PbSO4 डिपॉजिट हो जाता है एनोड और कैथोड पर. ये एनोड पर और ये कैथोड पर. स्पेसिफिक ग्रेविटी सल्फ्यूरिक एसिड की डिक्रीज हो जाती है क्योंकि सल्फेट आयन सारे कंज्यूम हो गए. सल्फेट आयन कंज्यूम हो गए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन भी कंज्यूम हो गए. सल्फेट आयन भी कंज्यूम हो गए, हाइड्रोजन आयन भी कंज्यूम हो गए, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, बैटरी डेड हो जाएगी और फ्लो जो करंट का होगा वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. अब आ जाते हैं ओवरऑल रिएक्शन पे.
ओवरऑल रिएक्शन में जो चीज कैंसिल होनी है वो कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, बाकी कोई चीज इसमें कैंसिल होने वाली नजर नहीं आ रही है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है। अगर इसको आप साथ लिखोगे तो इस तरह हो जाएगा, ये Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फेट आइंस जिनकी तादाद 2 हो गई है, डबल हो गए, प्लस हाइड्रोजन आइंस। इसका मतलब है हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आयन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये देखो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी कंज्यूम हो गया और आखिर में बना गया ये PbSO4 बन गया, जो कैथोड पर भी डिपॉजिट होगा और एनोड पर भी डिपॉजिट होगा। इसका मतलब है सारा इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो गया। अब इसकी यहां पे ये देखो ऊपर वाला रिएक्शन एनोड वाला कैथोड वाला लिखा हुआ है, ये एनोड का रिएक्शन, ये कैथोड का अलग मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डिप किया हुआ है। ये कैथोड, ये कैथोड है। अब देखो ये कैथोड की प्लेट्स हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 देखो कैथोड की राड्स हैं, 6 कैथोड की राड्स हैं, और एनोड की भी कितनी 6 हैं। इसका मतलब है हर सेल के अंदर क्या होगा, एक कैथोड होगा एक एनोड होता है। हर सेल में किसका बना हुआ है, एक कैथोड और एक एनोड। 6 इसके अंदर गैल्वेनिक सेल हैं, तो 6 सेल गैल्वेनिक सेल में 6 कैथोड होगी 6 एनोड होगी। तो आप देख सकते हो एनोड को और कैथोड को डिप किया हुआ है किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। जो एनोड है वो Pb का बना हुआ है, और जो कैथोड है वो बना हुआ Pb का ही है, मगर उसके ऊपर कोटिंग PbO2 की होती है, उसके ऊपर जो कोटिंग है वो PbO2 की है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो एनोड के ऊपर भी और कैथोड के ऊपर भी PbSO4 डिपॉजिट हो जाता है, और सारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंज्यूम हो जाएगा। देखो मैंने आपको समझा चुका हूं, सारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो सबका सब क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, इस रिएक्शन के अंदर यूज हो गया और बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब बैटरी को रिचार्ज करना है, बैटरी को क्या करना है हमने, रिचार्ज। और बैटरी की जब रिचार्जिंग होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो रिचार्जिंग अ बैटरी इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to chemical energy. Non-spontaneous redox reaction will take place. देखो रिडक्स रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि बैटरी के जरिए चार्ज कर रहे हैं। अब जब लाइट चली जाती है चार्जिंग का प्रोसेस रुक जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो जब बैटरी खुद करंट प्रोड्यूस करती है
तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, वो स्पॉन्टेनियस है। मगर जो बैटरी की रिचार्जिंग हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो, रिचार्जिंग ऑफ बैटरी इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिडक्स रिएक्शन है ये। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो याद करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और रिएक्शन बिकम्स रिवर्स, रिएक्शन बिकम्स रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा बेटा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको देखो कैसे रिवर्स होगा, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, और कैथोड का रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। एनोड और कैथोड का रिएक्शन दोनों रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स में वापस पीबी बन जाएगा और पीबीओ2 बन जाएगा। देखो रिवर्स होगा, कैथोड और एनोड रिएक्शन दोनों रिवर्स हो जाएंगे। कैथोड एंड एनोड ये दोनों रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। विथ हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वो रिएक्शन रिवर्स हो गए। तो दोनों बेटा रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, एनोड वाला रिएक्शन भी रिवर्स होगा और कैथोड का रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। देखो अब एनोड का रिएक्शन रिवर्स कैसे होगा, इधर देखो, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखोगे। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है बेटा, ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इसका जो रिवर्स होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। देखो इसका रिवर्स ये हो गया, ये रिएक्शन इसका रिवर्स हो गया। कैसे, PbSO4 PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके करता है। तो दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, यहाँ पे पीबी आयंस गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा पीबी आयंस, ये तब्दील होगा पीबी के अंदर और प्लस सल्फेट आयन, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही थी अब वहां पे रिडक्शन हो रही है वापस। पहले इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। देखो बेटा ये रिएक्शन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, एनोड वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्या बन गया, ये बन गया कैथोड, क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे होती है। अब कैथोड का रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, ये कैथोड का रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। देखो कैथोड का रिएक्शन है, ये भी क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस है। मगर इसको क्या करते हैं हम, नॉन स्पॉन्टेनियस बना लेते हैं। कौन सा, PbSO4 दो वाटर के मॉलिक्यूल, PbSO4 में Pb की चार्ज +2, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बनाएगा PbO2। इस पे रिडक्शन हो रही है, यहां पे देखो रिडक्शन हो रही है, इधर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन।
PbO2 बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4 हाइड्रोजन आयंस भी होंगे और प्लस सल्फेट आयन भी होगा। इस रिएक्शन का रिवर्स, इस रिएक्शन का रिवर्स देखो, इस रिएक्शन को भी रिवर्स कर देंगे हम, और ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, तो ये बैटरी की रिचार्जिंग होगी, इसमें देखो रिएक्शन में बैटरी की रिचार्जिंग हो रही है। इसमें फायदा क्या हुआ, वापस पीबी बन गया, ये वापस PbO2 में तब्दील हो गया। अच्छा, सल्फेट आयंस भी खारिज हो गए, सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस मिलकर वापस H2SO4 बना लेंगे। देखो, ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं और सल्फेट आयंस, ये कंबाइन होकर वापस क्या बनाएंगे, H2SO4 बना लेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वापस रिकवर हो जाएगी, और इस तरह बैटरी की रिचार्जिंग होगी। इस तरह बैटरी की क्या होगी, रिचार्जिंग, मतलब इस तरह को बैटरी को हम रिचार्ज कर लेते हैं। जस्ट रिएक्शन को रिवर्स करके, रिएक्शन को क्या करेंगे, अब रिवर्स करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जगह एक और टॉपिक इसके अंदर रिचार्जिंग वाला, ये पढ़ाई। ये कहता है बैटरी को रिचार्ज कैसे करोगे, व्हेन बैटरी इज नीडेड टू बी रिचार्ज, its anode is connected to negative and cathode is connected to positive terminal of external supply electricity. In doing so, the redox reaction becomes reverse. redox reaction क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन भी देखो रिवर्स हो गया, ये रिएक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। दोनों रिएक्शन रिवर्स हो गए, दोनों को मैंने समझा दिया आप लोगों को। H आयंस बढ़ेंगे, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके वापस सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वापस क्या हो जाएगी, जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वापस ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगी, और बैटरी जो है अपने वोल्टेज को रिस्टोर करेगी, और बैटरी की रिचार्जिंग हो जाएगी। उसके बाद दोबारा उसको यूज कर सकते हो, दोबारा डिस्चार्ज होगी, फिर दोबारा चार्ज करेंगे, फिर दोबारा डिस्चार्ज होगी, दोबारा चार्ज करेंगे। इस तरीके से इसको चार्ज किया जाता है। अब आते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बेटा देखिए, ये भी टॉपिक बुक में है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, फ्यूल सेल है, ये होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या होंगे, कंबाइन होकर वाटर बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम यूज करेंगे एज ए, उस एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम। अब इसके अंदर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन एनोड हो जाएगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, वो एज ए कैथोड यूज होगा। तो याद कर लो, फ्यूल सेल में जो हाइड्रोजन है वो एनोड है, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीजन में रिडक्शन, तो ये भी किस्म का रिडक्स रिएक्शन है। मगर इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो कंटिन्यूसली यूज होता रहता है। अब देखो, सेकेंडरी जो बैटरी थी उसके अंदर रिएक्टेंट क्या है, दोबारा रीस्टोर हो जाता है, रिएक्टेंट दोबारा रीस्टोर हो जाता है, कंज्यूम होता है, मगर बाद में वापस उसको हम रीस्टोर कर लेते हैं जब उसकी रिचार्जिंग करते हैं। मगर फ्यूल सेल में क्या होगा, फ्यूल सेल में रिएक्टेंट स्टोर नहीं होगा, रिएक्टेंट कंटिन्यूसली कंज्यूम होता जाएगा, कंटिन्यूसली यूज होता जाएगा, और प्रोडक्ट बनता जाएगा। उस प्रोडक्ट बनेगा वाटर, उसको हमने रिमूव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि फ्यूल सेल के अंदर जो रिएक्टेंट है वो कंटिन्यूसली कंज्यूम होता है। हाइड्रोजन गैस भी कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन गैस भी कंज्यूम होगी, वाटर बनेगा, और जो वाटर बनेगा उसको कंटिन्यूसली हम रिमूव कर देंगे। और जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इसके अंदर जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, और जो कैथोड है वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ है। दोनों को प्लैटिनम की कोटिंग होती है। एनोड भी ग्रेफाइट का बना हुआ है, कैथोड भी ग्रेफाइट का बना हुआ है, उन पर प्लैटिनम की कोटिंग होती है। वो प्लैटिनम जो होता है एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो याद कर लो, वाटर की फॉर्मेशन में प्लैटिनम कैटलिस्ट है जो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा और लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ्यूल सेल में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। जो फ्यूल सेल का टेम्परेचर है वो, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस जब भी मिलती है ना आपस में तो हीट को रिलीज कर देती है, और हीट के रिलीज होने से टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो ये समझिए उसका डिसएडवांटेज है कि उसमें टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है उसके अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। यहां से आपको मैं पढ़ा लेता हूं, वही बात मैंने आपको बताई, सेम बात है यहाँ पे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यूनिक टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल, ये भी गैल्वानिक सेल ही है। इसके अंदर भी जो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस होता है। इसके अंदर रिचार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर रिएक्टेंट कंटिन्यूसली कंज्यूम होता रहता है। रिएक्टेंट बंद खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, which is based on the reaction between hydrogen and oxygen to produce water, and heat released in the reaction is used to produce electricity. जो हीट रिलीज होगी इसको यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए। जो हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अनलाइक अदर बैटरी, इट कैन नॉट स्टोर रिएक्टेंट। ये जो फ्यूल सेल है रिएक्टेंट को स्टोर नहीं करता, रिएक्टेंट को जमा नहीं करता। ये जो लीड स्टोरेज बैटरी है वो रिएक्टेंट को स्टोर करती है, मगर ये रिएक्टेंट को स्टोर नहीं करता। हेंस रिएक्टेंट्स फीड कंटिन्यूसली, रिएक्टेंट मुसलसल सप्लाई करते रहेंगे। आपको रिएक्टेंट मुसलसल सप्लाई करते रहना है, विच यूटिलाइज, जो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है इन द रिएक्शन में, और प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, तो प्रोडक्ट बन जाता है और उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं मुसलसल, कंटिन्यूसली इसको रिमूव करते रहेंगे। द मोस्ट फेमिलियर फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कार्बन का मतलब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स, और जिनके ऊपर प्लैटिनम की कोटिंग होती है, और प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ये नोट कर दो। अच्छा, दो इलेक्ट्रोड्स हैं,
और जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो सॉल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। हाइड्रोजन जो है वो एनोड है, मतलब हाइड्रोजन को एनोड की साइड से फीड किया जाएगा, हाइड्रोजन को एनोड की साइड से फीड किया जाएगा। हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी, कैथोड पे जाएगी वो। मतलब हाइड्रोजन को हम एनोड की साइड से फीड करते हैं और ऑक्सीजन को कैथोड की साइड से फीड करते हैं। दीज गैसेस आफ्टर बबलिंग थ्रू, अच्छा ये गैसेस आपस में कंबाइन हो जाती हैं, वाटर बन जाता है, और रिएक्शन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की क्या होती है, रिडक्शन होती है। ये देखो फ्यूल सेल की तस्वीर है, ये एनोड है, कार्बन एनोड है, और प्लेटिनम की कोटिंग है इसके ऊपर, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को हम फीड कर रहे हैं, और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से, एनोड से निकलेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ये कैथोड कंपार्टमेंट है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को फीड किया जा रहा है, जहां से ऑक्सीजन गैस होगी जो रिड्यूस होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस होगी। और ये भी इलेक्ट्रोड कार्बन का बना हुआ है जिसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग की हुई है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाएंगे, और वाटर स्टीम की सूरत में खारिज हो जाएगा। ये वाटर होगा जो स्टीम की सूरत में क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर स्टीम की सूरत में खारिज हो रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम डिप कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर डिप करते हैं कौन, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम डिप कर देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब देखो अच्छा, देखो रिएक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी ऑक्सीडाइज होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, हाइड्रोजन आइंस बनेगी, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। और वो हाइड्रोजन आइंस मिलेंगे किसके साथ, वाटर के OH आयन के साथ। ये हाइड्रोजन आइंस वाटर के OH आयन के साथ मिलकर 4 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 H आइंस ये कैंसिल हो गए, बाकी क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस 4 OH आइंस, 4 वाटर मॉलिक्यूल, और 4 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए। तो ये सेम रिएक्शन है, देखो हाइड्रोजन गैस और OH आयंस मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बन रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए एनोड पर। अच्छा, तो ये एनोड। अब कैथोड पर रिएक्शन, अब रिएक्शन कैथोड पर क्या होगा, देखो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर जाएगी ऑक्सीजन गैस,
के थ्रू पर जाती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो गैस है और दो वाटर के मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं। तो याद कर लो, जो ऑक्सीजन गैस है देखो, ऑक्सीजन गैस 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगी। तो एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 ऑक्सीजन के एटम 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ऑक्साइड आयन बनाएंगे ऑक्साइड आयन, O-2 आयन बनाएंगे। और O-2 आयन जो है, तो इस रिएक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसको मैं इस तरह लिख देता हूं। आपको समझाने के लिए, ऑक्सीजन गैस 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और 2 ऑक्साइड आयन बनाएगी। ऑक्साइड आयन, अब ये ऑक्साइड जो आयन्स हैं दो मिलेंगे किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर में H आयन्स हैं। ये जो ऑक्साइड आयन्स हैं वो H आयन को एक्सेप्ट करेंगे और 2 OH आयन बनेंगे। अब देखो वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 H आयन से 2 OH आयन से। देखो वाटर के अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सपोज करते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 H आयन्स और 2 OH आयन्स हैं। अच्छा, तो ये ऑक्साइड आयन किसको एक्सेप्ट करेगा? H आयन को, और बनाएंगे 2 OH आयन्स, और 2 OH आयन्स वाटर के अंदर मौजूद है, तो OH आयन्स हो गए 4। अब इसको अगर ऐड करोगे आप लोग, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। फिर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल, आगे क्या बन गया? आगे की बन गया 4 OH आयन्स, 4 OH आयन्स। अब दोनों को सम करोगे, अगर दोनों को आप सम करेंगे, यही सेम इक्वेशन है, सम करेंगे, सेम इक्वेशन लिखिए, सम करना है आपको। तो OH आयन्स इन OH आयन्स में कैंसिल हो गए, क्योंकि OH आयन्स यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर हैं और OH आयन्स वहां पे प्रोडक्ट साइड पर हैं, कैंसिल हो गए। 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे, और यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे, और ये रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया। देखो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बन गया? वाटर। तो इन दोनों रिएक्शन को हमने सम करना है। इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है? ये एनोड का रिएक्शन और वो क्या है, कैथोड का रिएक्शन, दोनों को क्या करना है? हमने ऐड करना है या सम करना है। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियस है। ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये वाला, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं करियन एंड प्रिवेंशन। करियन का मतलब होता है जंग लगना, मेटल का जंग लगना, और प्रिवेंशन का मतलब होता है इसकी हिफाजत करना। देखो जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। करियन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के एक्शन की वजह से मेटल जो होते हैं उनको जंग लग जाता है, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के अमल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं या करियन बोल देते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, गासलेट के अंदर रखते हैं। अगर ओपन एयर में रखेंगे तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ओपन एयर में ये क्या हो जाते हैं? जल्दी रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और उनको केरोसिन ऑयल के अंदर इस तरह रखते हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इनमें ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है। कैल्शियम भी ऑक्सीडाइज जल्दी होता है। आयरन
जो है उसको जंग लगता है स्लोली, लगता है उसको भी है आयरन को भी, मगर स्लोली जंग लगता है। टिन टिन मेटल जो है, कापर और पीबी, ये ऑक्सीडाइज होते हैं वेरी स्लोली, बहुत ही कम। जबकि गोल्ड और प्लेटिनम, इनका रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है, इनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत ज्यादा है, जंग से बचाव का पावर बहुत ज्यादा है। इनको हम कहते हैं इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल का मतलब है ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, गोल्ड भी और कापर भी, इनको जंग नहीं लगता है। तो जो करियन है ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, करियन में ऑक्सीडेशन होती है, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब आते हैं अगर मेटल को जंग लग जाए, तो लोहे को जब जंग लगता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रस्ट, जंग। देखो दरवाजे, लोहे के जो दरवाजे होते हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है, कापर के ऊपर ग्रीन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है। जब कापर को जंग लगता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का मेटल जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। और जब जिंक जो जिंक को जंग लगता है तो उसके ऊपर व्हाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मतलब है जितने भी मेटल्स हैं उनको जंग लगता है, सिवाय नोबल मेटल्स के, गोल्ड या प्लैटिनम के, जिनका रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है, जंग से बचाव का पावर ज्यादा है। और जिनको जल्दी जंग लगता है, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, वो अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो करियन है वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जिसमें मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो इसको हमने देखना है। तो अब देखो इसमें ये लोहे की चेन है, इसको जंग लग चुका है, फिर इसके ऊपर ब्राउन कलर का मेटल डिपॉजिट हो गया। तो करियन एंड्स प्रिवेंशन, इसका मतलब है अगर मेटल को जंग लग चुका है उसकी हिफाजत कैसे की जाए। प्रिवेंशन के कौन से तरीके हैं? तो जिस मेटल को जंग लगा है पहले जंग को उतार दें, अगर जंग लग चुका पहले जंग को उतारें। जंग के उतारने के बाद बहुत सारे मेथड से जंग से बचाव के, एक तो हम पेंट कर देते हैं, जिस तरह लोहे के दरवाजों को हम पेंट कर देते हैं, ऑयल पेंट, ग्रीस लगा देते हैं, डिस्टम्बर लगा देते हैं, ये जंग से बचा देगा। ये कोटिंग होगी नॉन मेटेलिक मटेरियल की, नॉन मेटेलिक मटेरियल की कोटिंग है, जो एक तय चढ़ जाता है, जो उनको क्या कर देता है, प्रोटेक्शन करता है, मजीद जंग से बचा लेता है। एक और तरीका होता है, किसी मेटल की कोटिंग कर दें, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दें, जिस तरह हम कहते हैं ग्लेवनाइज्ड आयरन, हमने टर्म यूज करते हैं ग्लेवनाइज्ड आयरन। ग्लेवनाइज्ड आयरन का मतलब है जिंक की कोटिंग कर दें। टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग का मतलब टिन की कोटिंग कर दें। टिन प्लेटिंग का मतलब है टिन की भी कोटिंग कर सकते हैं आप लोग। निकल प्लेटिंग का मतलब निकल की भी प्लेटिंग कर सकते हैं, निकल की कोटिंग कर सकते हैं। गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड की तय चढ़ा सकते हैं। कापर प्लेटिंग, कापर का तय चढ़ा सकते हैं। का मतलब है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर दे। और ऐसा मेटल जिसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत ज्यादा हो, जो बेयर मेटल्स हो, जिनको जंग जल्दी न लगता हो, ऐसे मेटल की कोटिंग कर दे। एक तरीका ये भी है। एक और तरीका है अलाई फॉर्मेशन, अलाई बना दो, मतलब है कि मेटल का मिक्सचर कर दो। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता, वो आयरन बेस्ड अलाई है। स्टेनलेस स्टील जिसके बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन, उनको जंग नहीं लगता है, हालांकि उसके अंदर आयरन का परसेंटेज ज्यादा है, मगर जंग नहीं लगता, क्योंकि आयरन के साथ क्रोमियम निकल को मिक्स किया जाता है।
आयरन के साथ क्रोमियम निकल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और अलाई फॉर्मेशन को जंग नहीं लगता। ब्रास, जिंक और कॉपर का अलाई है, उसको भी जंग नहीं लगता। ब्रोंज, कॉपर और एल्यूमिनियम का अलाई है, उसको भी जंग नहीं लगता, एल्यूमिनियम ब्रोंज। या दुर एल्यूमिनियम, जिसमें एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, निकल होता है, उनको भी जंग नहीं लगता, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। उसमें क्या होता है, एक मेटल की मिक्सिंग कर देते हैं, और उन मेटल की मिक्सिंग करते हैं जिनका एटॉमिक साइज एक जैसा हो, ताकि उनकी इजीली रिप्लेसमेंट हो जाए। एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरे मेटल का एटम आ जाएगा, मगर उनका साइज एक जैसा होगा, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट आसान हो जाएगी। तो ये तरीका भी है जंग से बचाव का। तो जंग से बचाव के तरीके हैं, जब हम अप्लाई करेंगे तो जंग नहीं लगेगा मेटल, जंग से हम बचा सकते हैं मेटल को। तो आज यही पढ़ना है हमने। कहते हैं वी ऑफन नोट दैट मेटल्स ऑन एक्सपोज टू एयर, मतलब मेटल के ऊपर जब एयर अटैक करती है, मेटल को हम एयर में रखते हैं, ओपन एयर में, लूज देयर लस्टर, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, उसकी जो चमक धमक है वो खत्म हो जाती है, और जो उसकी मजबूती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उसको जंग लग चुका होता है। जंग की वजह से उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। ए ब्राउन कलर, ग्रीन कलर या ग्रेश लेयर डेवलप ऑन द सरफेस, मैंने अभी आपको बताया था। ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा, ग्रीन कलर डिपॉजिट हो जाएगा, या ग्रेश लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, और जो उनको क्या बना देगा, डल बना देगा। इट इज ड्यू टू केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट। ये किसकी वजह से हुआ, मेटल का और एनवायरमेंट का एक्शन हुआ, मेटल और एनवायरमेंट का रिएक्शन हुआ है, सच एज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर का मतलब है नमी। ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस से खुद ब खुद हो जाता है, जिस तरह लोहे को जंग खुद ब खुद लग जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सरफेस एटम्स ऑफ द मेटल गेट ऑक्सीडाइज, जो एटम सरफेस वाले होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऊपर वाले एटम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज नोन एज करियन। जनरली करियन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ये मेटल के सरफेस के ऊपर होती है। बट व्हेन द अपर लेयर कोरिडेट, जब ऊपर वाला लेयर को जंग लग जाता है तो जंग अंदर भी चला जाता है, जंग डीपली भी चला जाता है। जैसे लोहे को किसी चीज को जंग लग जाता है तो उसके अंदर होल्स बन जाते हैं, क्योंकि जंग डीप अंदर जाता है और पूरी सरफेस को खत्म कर देता है, और होल्स बन जाते हैं उसके अंदर। तो वो जो है इनर लेयर तक जाता है, इनर लेयर भी जंग लग जाता है उसको, और ये लेयर, दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यूड अंडर सर्टेन डेप्थ व्हिच मेक्स मेटल ब्रिटल। मेटल क्या हो जाएगा, भुर जाएगा, वीक हो जाएगा, मेटल भुर भी जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक भी हो जाएगा। हेंस सेल्फ सर्टेन मेटल्स आर सेल्फ प्रोटेक्टेड। अच्छा, कुछ सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो जंग ऑक्साइड का लेयर बनता है उसकी प्रोटेक्शन भी कर लेता है। जो एल्यूमिनियम है इसको कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल। सेल्फ प्रोटेक्ट का मतलब है अपनी खुद हिफाजत करता है, उसका जो लेयर है उसको मजीद जंग से बचा लेता है, ऑक्साइड का लेयर उसको मजीद जंग से बचा लेता है ये। अच्छा, मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ करियर इज डेली लाइफ के अंदर देखते रहते हैं, वो है रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे का जंग लगना। तो देखो ये आयरन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे +3 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई। जो आयरन था वो ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें तब्दील हो गया, Fe2O3 रस्ट में। इस रस्ट का कलर ब्राउन होता है, ये ब्राउन कलर का मेटल जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है।
अच्छा, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो करियन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करती हैं। जो मोस्ट कॉमन थ्योरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, जो कहती है कि मेटल जो एटम्स हैं सर्व एज कैथोड और एनोड, जो कैथोड का भी काम कर सकते हैं और एनोड का भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं। एंड वाटर कंटेनिंग ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझें जो वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे, which involve the flow of electrons, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में इन्वॉल्व होंगे। इन द लाइट ऑफ दिस करियन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, करियन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। प्रिवेंशन के मैंने तरीके आपको बता दिए, आयरन है, कॉपर है या दूसरे मेटल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। लॉन्ग टाइम के लिए उनको पेंट कर दो, पेंट कर दो, अलाइव बना दो, मेटल की कोटिंग कर दो, तो ये तरीके हैं इनको जंग से बचाव करने के। ठीक है, सारे इसके अंदर लिखे हुए। मैंने जो आपको बताया कि जिंक की कोटिंग कर सकते हो, क्रोमियम की कोटिंग कर सकते हो, निकल की कोटिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के उनको कोटिंग के जरिए या पेंट के जरिए उनकी प्रिवेंशन कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह बाकी एक जो टॉपिक रहता है वो कल पढ़ेंगे, और कल चैप्टर नया भी स्टार्ट कर देंगे, केमिकल बॉन्डिंग।